हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग FY BCom फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस। अब ये कंसाइनमेंट अकाउंट जो है तो एक अलग टाइप का कोई बिजनेस है। तो पहले तो वो बिजनेस हमको समझना है कि कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है, कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। फिर उसके पहले मेथड है गुड्स सेंड एट फेस वैल्यू और कॉस्ट प्राइस। वो मेथड हम किस तरह से उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे और किस तरह से उसका यूज़ करेंगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, वो उसके मेथड आज हम देखने वाले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस। कंसाइनमेंट बिजनेस का कौन से बिजनेस को हम कंसाइनमेंट बिजनेस कहते हैं। तो कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं। कंसाइनमेंट यानी क्या। कंसाइनमेंट का जो मीनिंग होता है वो ऐसे होते हैं, मान लो कि हमको कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग से ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने कोई सेल्समैन रख दिया, वो जैसे ऑर्डर लेके आएगा फिर सेल्स होगा। फिर अलग अलग जगह पे मैंने स्टोर्स खोल दिए, बराबर, तो भी सेल्स बढ़ जाएगा। ओके, फिर होता है कि भाई मैंने को एक सेंटर से लेके दूसरे सेंटर में जाना है। मैं अभी अहमदाबाद के अंदर मेरा बिजनेस लिमिटेड है, पर मुझे बाहर भी करना है, सूरत करना है, वडोदरा करना है, राजकोट करना है। तो वहाँ पे जब मैं सेल्स में भेजूंगा, वहाँ पे कोई मेरी प्रोडक्ट जो है उसको कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं है, बराबर है, तो वो वहाँ पे मार्केट कवर करने के लिए मुझे बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बट दूसरा ऑप्शन ये भी है कि वहाँ का कोई लोकल पर्सन जो है, वो वहाँ का लोकल पर्सन है, उसको सब जानते हैं, तो उसको मैं जो कोई प्रोडक्ट दूंगा और वो अपने मार्केट में अपने कस्टमर में सेल करेगा तो सेल्स हो जाएगा। मतलब एफर्ट लगेंगे, तो पहले सेल्समैन वाला था उससे कम लगेगा। तो इस टाइप का कोई जो ट्रांजैक्शन होता है, मतलब मैंने उसको माल खाली क्या करने के लिए दिया, सेल्स करने के लिए दिया, उसको बेचा नहीं है। वो लोकल पार्ट का वहाँ पर वो पार्ट है और उसको वहाँ पे उसका कस्टमर का ग्रुप है। अगर मैं डायरेक्ट जाऊँगा तो सेल्स नहीं होगा, पर वो बोलेगा तो सेल होगा। कुछ इस तरह से होता है मार्केटिंग के अंदर। तो मैं उनको जब यहाँ पे माल उसको देता हूँ और वो खाली सेल करता है, और सेल्स का जो भी हमारे बीच प्राइस का जो डिस्कशन होता है, जो प्राइस नक्की होती है उस प्राइस में वो सेल करता है। फिर जो भी अकाउंटिंग होता है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसका पूरा हिसाब किताब वो देगा और बीच में वो अपना ले लेगा कमीशन। इस तरीके से ट्रांजेक्शन जो होते हैं, जो होता है, उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट का बिजनेस, बराबर है। मतलब मैंने सेल नहीं किया, उसको माल दिया, पर खाली कैसे दिया, मैंने ओनली उसको सेल्स करने के लिए दिया। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। द मेथड ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू एन एजेंट इन अ डिस्टेंट प्लेस ऑफ और फॉरेन कंट्री ऑन कमीशन एंड एट द रिस्क ऑफ ऑनर इज नॉन एज कंसाइनमेंट बिजनेस। दो चीज यहाँ पे खास सुन लो। पहली क्या थी, डिस्टेंट प्लेस, यानी कि जहाँ पे हम लोकल बिजनेस करते हैं वो नहीं, कोई अलग सिटी या कोई अलग स्टेट या कोई अलग कंट्री, बराबर है। पैसे दिए सेल करने के लिए ऑन द कमीशन बेसिस। और रिस्क किसका है, रिस्क है ऑनर का, मालिक का, जिसका माल है उसका, बराबर है। जो बेचने वाला है उसका कोई रिस्क नहीं है, उसको खाली बेचने का काम ही करना है। उसको सेल प्राइस भी नक्की नहीं करनी, सेल प्राइस भी मालिक तय करके देगा। उसको तो खाली सेल्स करेगा तो उसको मिलेगा क्या, कमीशन। इस तरीके से बिजनेस को बोलते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस। ठीक है, अब इसके अंदर, ये बिजनेस के अंदर कितनी पार्टीज होती है। तो ये तीन जो टर्म है वो तीन टर्म हमको बराबर से समझने। फर्स्ट है कंसाइनर। आपको हर क्वेश्चन में ये समझना है, तब आपको क्वेश्चन सोल्व करना आएगा। कंसाइनर कौन होता है, तो द पर्सन हु सेंड द गुड्स, ओनर, जिसका माल है, जो माल भेजता है, उसको बोलते हैं हम कंसाइनर।
मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, ये कंसाइनर होता है। दूसरा होता है कंसाइनी। तो कंसाइनी मतलब एजेंट, द पर्सन टू वूम गुड्स आर सेंट, जिसको हम माल बेचते हैं, वो होता है कंसाइनी। और इस तरीके से हमने जो माल भेजा वो सेल्स नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। हमने गुड्स उसको दिया है पर सेल्स नहीं किया, उसको सेल थोड़ी किया है, उससे पैसे थोड़ी लेंगे हम। उसको माल हमने दिया है ओनली फॉर सेल, सेल करने के लिए, बराबर है। और किस तरह से सेल करने के लिए? ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, यानी कि उसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो भी गुड्स हमने उसको भेजा है उसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये 3 टर्म्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको, और ये 3 चीज़ें जो है वह 3 वर्ड्स वो भी आपको याद रखने हैं। दूसरे 2 अभी जो है ये भी खास समझना है। देखो, एक जगह से दूसरी जगह जब गुड्स मूवमेंट होता है तो कुछ भी हो सकता है, और उसीलिए हमने जब डेफिनेशन में देखा तो क्या देखा था? रिस्क किसका है? रिस्क है ओनर का। तो अभी कुछ लॉस हो गया तो वो क्या? तो यहाँ पे जो लॉस होता है वो 2 टाइप का लॉस होता है। एक होता है एबनॉर्मल लॉस, लॉस ड्यू टू केयरलेसनेस और नेचुरल कैलामिटी एटसेट्रा विच डज नॉट ऑकर रेगुलरली, जैसे कि फायर या फिर रेन, बराबर है। तो नेचुरल रीजन से कुछ भी हो गया, और वो हर वक्त नहीं होता, कभी भी होता है। अर्थक्वेक हर रोज थोड़ी होता है। बारिश आती है लेकिन बहुत ज़्यादा कभी ही आती है। आग लगने का बनाव जो भी है फायर, वो भी कभी कभार ही होता है। केयरलेसनेस मतलब हमने सावधानी नहीं रखी और दुर्घटना घटी। ऐसे जिस तरह से जो भी लॉस होते हैं वो होते हैं एबनॉर्मल लॉस। दूसरा होता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस माने कि ऐसा लॉस जो होना ही है, वो पहले से हमको पता है। जैसे कोई केमिकल मैंने एक जगह से दूसरी जगह भेजा, तो केमिकल का नेचर है को वो बाष्पीभवन हो जाएगा थोड़ा बहुत, बराबर है। तो वो उतना तो कम होने वाला ही है, जो टाइम जितना जाता है ट्रैवलिंग के अंदर वैसे। फिर ऐसा होता है कि कभी कभार कोई पैकिंग में कुछ ऐसा होता है कि भाई ऐसा पैकिंग करेंगे और माल भेजेंगे, तो वहाँ पे जब पैकिंग खोलेंगे तो उतना तो ख़राब ही निकलेगा। पैकिंग में कुछ ऐसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ऐसा होता है। इस तरह का जो लॉस होता है वो होता है नॉर्मल लॉस। लॉस विच इज़ अनअवॉइडेबल, उसको हम दूर भी नहीं कर सकते, एंड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड विथ नॉर्मल लॉस। इट इज़ ऑकर्स ड्यू टू नॉर्मल कोर्स लाइक इवापोरेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो बाष्पीभवन हो जाता है, तो वो उसको हम कैसे कर सकते हैं? वो हमारे अंदर कंट्रोल में नहीं है कि भाई उसको हम सॉल्व करें। इस तरीके से लॉस को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। देखो, अभी ये दोनों लॉस का क्या लॉजिक है, हमको किस तरह से यूज़ करना है, तो ये जो प्रोसेस है ना, जब पूरी आप समझोगे तब आपको पता चलेगा। पर आपको ये 5 टर्म्स जो है वो टर्म्स पूरे चैप्टर के जितने भी सम हम करेंगे तब तक आपको ये समझना है, याद रखना है। पहला कौन सा था? कंसाइनर। दूसरा था कंसाइनी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस माने कि क्या बोलते हैं उसको? एबनॉर्मल लॉस मतलब नेचुरल, बराबर है। बाय फायर, बाय रेन एटसेट्रा, नॉट नेचुरल, सॉरी नॉट नेचुरल, बराबर। फायर लग हो गई और रेन हो गया, ऐसे कुछ हो गया, जैसे कि नेचुरल कैलामिटी हो गई, बराबर, कुदरती आफत जिसको बोलते हैं उस तरह से। और नॉर्मल लॉस यानी कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते वो होगा ही, बराबर, और हमको पता ही है पहले से कि इतना तो लॉस होगा ही। अब कमीशन की बात आई तो कमीशन देखते हैं, कमीशन में क्या होता है। हमने देखा कि ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन यानी कि जो बिजनेस पूरा जो है वो बिजनेस के अंदर जो बेचने वाला पर्सन जो है, जिसको हम कंसाइनी बोलते हैं, वो क्यों माल बेचेगा भाई? कमीशन के लिए। तो कमीशन 2 टाइप के इधर होते हैं। एक होता है जनरल कमीशन, जो भी परसेंटेज, जो भी अमाउंट डिसाइड होती है उस तरीके से उसको कमीशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं जनरल कमीशन। जनरल कमीशन अलाउड टू द कंसाइनी ऑन द सेल, यानी कि उसने जितना सेल किया उसके ऊपर उसको कमीशन मिलेगा। दूसरा एक कमीशन होता है, उसको बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। तो ये क्या चीज़ है? डेल क्रेडिट कमीशन, नया कुछ आ गया, एक्स्ट्रा कमीशन। अब एक्स्ट्रा कमीशन क्यों?
तो भाई कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी होलसेलर है, कोई भी बिजनेसमैन है, उसका जो भी बिजनेस होता है वो किस पे होता है? सेल्स पे। जितना ज़्यादा सेल्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा बिजनेस। तो वो सेल्स को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा कमीशन भी देता है। मतलब देखो इसके अंदर सबसे पहले देखो कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, रिस्क सब किसका है? ओनर का, जिसका माल है उसका, बराबर। तो जो बेचने वाला है उसको तो क्या काम करना है? बेचना है खाली, और जितना बेचेगा उसको उतना कमीशन मिलेगा। तो वो ज़्यादा क्यों बेचेगा? तो ज़्यादा इसलिए बेचेगा कि उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो ज़्यादा बेचेगा। तो उसके लिए ये प्रमोट करने के लिए डेल क्रेडिट कमीशन है। पर जब कुछ ज़्यादा मिलना होता है तो रिस्क भी लेना पड़ता है। और डेल क्रेडिट कमीशन जो होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा कमीशन इज अलाउड फॉर अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट अराइजिंग आउट ऑफ क्रेडिट सेल। उसने जितने भी क्रेडिट सेल किए, उधार सेल किया, उसका जो भी बैड डेब्ट्स होगा वो रिकवर करने की जिम्मेदारी उसकी हो गई। किसकी? कंसाइनी की। वो रिस्क जो वो उठाएगा तो उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, उसको बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। जनरल कमीशन को उसको मिलना ही मिलना है, बराबर। अब सेल्स ज़्यादा करना है तो कोई भी केस में सेल तो ज़्यादा होगा ही नहीं, क्रेडिट सेल करना पड़ेगा। क्रेडिट सेल मतलब करेगा तो कस्टमर को, जो ओनर है वो तो पहचानता नहीं है, उसने तो सेल कर दिया, बराबर। जिम्मेदारी तो किसकी है? ओनर की है। अब ओनर जब पैसा लेने जाता है, पैसा नहीं मिलता है तो लॉस हो जाता है, बैड डेब्ट्स हो जाती है, और कंसाइनी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी ही नहीं, उसको तो सेल्स करने का था, कर दिया, बराबर। तो ऐसा जिम्मेदारी उसके अंदर उसको रिस्क थोड़ा दे के एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, उसको बोलते हैं डेल क्रेडिट। याद रखना है, जनरल कमीशन किस पे होता है? कमीशन सेल्स पे होता है। और डेल क्रेडिट कमीशन किस पे होता है? ओनली क्रेडिट सेल पे। और वो ही सेल जिसकी जिम्मेदारी किसने ली? कंसाइनी ने, बराबर। ये दो चीजें अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला प्रोसेस, कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइनी एंड पे सर्टेन एक्सपेंस लाइक फ्रेट, इंश्योरेंस एटसेट्रा। कंसाइनर कौन है? कंसाइनर जो ओनर है, वो सबसे पहले तो गुड्स सेंड करेगा, माल भेजेगा, किसको? कंसाइनी को। और जो भी खर्चे लगेंगे वो भी वो बेयर करेगा, मतलब वही पे करेगा। यानी कि फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बराबर, पैकिंग हो गया, तो कुछ भी है वो सारे खर्चे भी वो माल भेजने के लिए वही करेगा। अब क्या होगा? दूसरा स्टेप, कंसाइनी गिव सम अमाउंट एज एन एडवांस। अब भाई ऐसे तो कोई माल भेज देगा नहीं, उसके उधर पहले कंसाइनी के पास से क्या लेगा? वो कुछ एडवांस पैसा लेगा या चेक लेगा, एडवांस चेक एटसेट्रा, जो भी कंडीशन हुई है उस तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल एटसेट्रा। कोई भी तरीके से वो अपना एक मतलब सिक्योरिटी लेगा, उसके बाद माल वो बेच देगा, बराबर है। कंसाइनी गेट्स द गुड्स, रिलीज एंड पे सर्टेन एक्सपेंस लाइक कैरेज, कस्टम, ऑक्ट्रो एटसेट्रा। अब कंसाइनी के पास माल आ गया तो कंसाइनी वो माल रिलीव कराएगा। अब वो रिलीज कराने के लिए उसको कुछ ना कुछ खर्चे पे करने पड़ेंगे तो वो पे करेगा, बट बाद में वो खर्चा ले लेगा कंसाइनर से, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसका माल नहीं है, उसने परचेस नहीं किया, उसने तो खाली सेल करना है। इसलिए माल खाली छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं, मतलब कैरिज है, कस्टम है, ऑक्ट्रो है, वो सब वो करेगा, बराबर। और बाद में क्या करेगा? वो रिम्बर्स कर लेगा कंसाइनर के पास से। फोर्थ स्टेप आता है कंसाइनी सेल्स गुड। कंसाइनी गुड उसको काम ही करना है कि माल बेचना है तो वो माल बेचेगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उसी तरीके से, वो अपनी मनमानी से माल बेच सकता नहीं है। जैसा ओनर ने बोला है, कंसाइनर ने बोला है, उसी तरीके से, मतलब प्राइस भी ओनर की, कंडीशन भी सारी ओनर की, क्वालिटी, गारंटी, जो भी कुछ भी देना है वो जो ओनर ने दी वो है। उसको कुछ अपना दिमाग लड़ाना नहीं है, अपना कुछ भी नहीं करना, उसको खाली सेल करना है, बराबर है। अब सेल हो गया, उसके बाद क्या करेगा? वो एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसको बोलते हैं अकाउंट सेल, यानी कि कितना माल आया था, उसमें से कितना उसने कैश में बेचा, कितना उसने क्रेडिट में बेचा, कितना उसने खर्चा पे किया, उसका कमीशन कितना हुआ, वो सारा एक स्टेटमेंट बनाएगा, उसको बोलते हैं अकाउंट सेल। और वो स्टेटमेंट वो कंसाइनर को भेजेगा, यानी कंसाइनर जो है वो उसके पास उसका अकाउंट स्टेटमेंट आएगा
और उसकी वो एंट्री अपने बुक्स में करेगा। कुछ इस तरीके से होती है कंसाइनमेंट का बिजनेस की प्रोसेस। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कंसाइनर गुड्स भेजता है और गुड्स भेजने के लिए खर्चे करता है। ये जो भी प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारे ट्रांजेक्शन है जो आपको क्वेश्चन में करने हैं। सबसे पहले कंसाइनर ने माल भेजा, उसके लिए खर्चा किया। कंसाइनी ने क्या किया, एडवांस पेमेंट किया बाय बैंक ड्राफ्ट, चेक या तो कुछ भी, और बराबर है। तीसरा, उसने वो माल उसके पास आया तो रिलीज करने के लिए कुछ खर्चे किए, जैसे कि ऑक्ट्रॉय, स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा, बराबर है। सॉरी, स्टैम्प ड्यूटी नहीं आता इधर, कस्टम, ऑक्ट्रॉय, कैरेज एटसेट्रा। फिर उसने सेल्स किया जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई थी उस तरह से, और फिर उसका अकाउंट सेल एक स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट भेज दिया, कंसाइनर के पास वो स्टेटमेंट आया, फिर उसमें डिटेल पूरी दी गई है कि कितना उसने किसको सेल किया, कैश में कितना किया, क्रेडिट में कितना किया, और बाकी स्टॉक कितना बचा पड़ा है, और उसका कमीशन कितना हुआ, खर्चे कितने किए वगैरह। और वो एंट्री कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करता है। देखिए, ठीक है, ये प्रोसेस तो समझ ली। अब हम देखते हैं कि हमारी पहली जो मेथड है वो क्या है। क्वेश्चन की पहली मेथड हमारी जो है वो है गुड्स सेंड एट फेस वैल्यू, यानी कि कॉस्ट प्राइस। जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है, उसको जो माल भेजता है उसके अंदर वो बिल बना के देता है, मतलब एक प्रोफोर्मा इनवॉइस देता है। उसके अंदर वो क्या लिखता है, फेस वैल्यू, यानी कि जितनी उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उतनी कॉस्ट का ही बिल बना के वो भेजेगा, उतना ही माल उसको उसी वैल्यू से भेजेगा। तब उसको बोलते हैं गुड्स सेंड एट फेस वैल्यू, यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या क्या लेजर बनाने पड़ते हैं, सबसे पहला उसका स्टेप। ओके, अब एक बात सुन लो, यहाँ पे दो पार्टी है, एक कंसाइनर, एक कंसाइनी, यानी कि ये माल भेजने वाला और ये माल बेचने वाला। अब आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बोलेंगे कि कौन से पार्टी के अकाउंट के आपको रिकॉर्ड रखने हैं, यानी कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर या इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, दोनों के हिसाब अलग अलग होंगे। तो अब जो भी मेथड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे क्या है, अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, यानी कि माल भेजने वाला जो है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हम क्या क्या लेजर बनाएंगे और क्या क्या रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम उसका लेजर बनाएंगे। कौन से लेजर बनाएंगे, तो पहला लेजर है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट वो लेजर बनाएंगे, किसके बुक्स में बनाएंगे, कंसाइनर के बुक्स में। सबसे पहले उसमें डेबिट साइड क्या आएगा, तो देखो प्रोसेस याद करो। सबसे पहला स्टेप क्या था, वो माल भेजेगा, तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जितना भी माल भेजा उतना। उसके लिए उसने क्या किया था, खर्चा, दूसरा स्टेप आया, दूसरा ट्रांजेक्शन, जो भी खर्चे किए वो यहाँ पे डेबिट साइड आएंगे, केस अकाउंट, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। फिर क्या आया था, एडवांस। एडवांस यहाँ पे नहीं आता है, पर जो एडवांस मान लो कि बिल रिसीवेबल आया तो उसको डिस्काउंटेड करने के लिए खर्चा होगा, डिस्काउंट लगेगा, वो खर्चा इधर आएगा खाली। वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, लेकिन आपको फॉर्मेट के लिए याद रखना है कि यहाँ पे डेबिट साइड बिल्स रिसीवेबल का डिस्काउंट आता है। फिर कंसाइनी अकाउंट, यानी कि कंसाइनी ने माल छुड़ाने के लिए जो खर्चा किया वो, बराबर है। फिर कंसाइनीज अकाउंट, यानी कि उसका बैड डेब्ट्स जो हुआ। फिर कंसाइनीज अकाउंट, यानी उसका कमीशन जो हुआ। मतलब लास्ट में जो 3 एंट्री आई, कंसाइनी कंसाइनी कंसाइनी, तो कंसाइनी ने खर्चे किए वो, कंसाइनी ने जो कंसाइनी के हिसाब से जो बैड डेब्ट्स हुई, और कंसाइनी का जो कमीशन हुआ, ये हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है जो भी माल भेजा वो, माल भेजने के लिए जो खर्चा हुआ वो, फिर वो एडवांस के लिए जो डिस्काउंट लगेगा वो, फिर कंसाइनी का एक्सपेंस, कंसाइनी की बैड डेब्ट्स और कंसाइनी का कमीशन। ये सारी चीज़ें डेबिट साइड आएगी, बराबर है। क्रेडिट साइड क्या आता है, तो कंसाइनी ने जो सेल्स किया, अब ये कंसाइनी के जो भी ट्रांजैक्शन है वो हमको कहाँ से पता चलेगा, जो कंसाइनी ने हमको भेजा था अकाउंट सेल, जो उसने हिसाब लग के एक स्टेटमेंट दिया था ना, उसमें सारी डिटेल होगी, उसने कितने का सेल्स किया, उतना कितना बैड डेब्ट्स हो गया, कितना उसने खर्चा किया और कितना उसका कमीशन लगा, बराबर है। क्रेडिट साइड आता है सेल्स, लॉस जो हो गया वो आएगा। एबनॉर्मल लॉस की ही एंट्री होती है, नॉर्मल लॉस की कुछ एंट्री होती नहीं है। तो एबनॉर्मल लॉस आ गया। इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी क्लेम हमको पास करके दिया है वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आएगा,
और जितना क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनर के पास कंसाइनी के पास पड़ा है वो कंसाइनी का स्टॉक है, बराबर है। और जो आएगा वो हमारा बन जाएगा इधर प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम कंसाइनी का कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। ओके, दूसरा आता है कंसाइनी का अकाउंट। अब कंसाइनी का अकाउंट किस तरह से बने, कंसाइनी का अकाउंट इस तरह से। ओके, अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, पीछे की स्लाइड में। देखो यहाँ पे जितने भी कंसाइनी अकाउंट थे, यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट था, उसके एक्सपेंसेस थे, यहाँ पे बैड डेब्ट्स था, यहाँ पे उसका कमीशन था, यहाँ पे उसने सेल्स किया था। तो ये जो 3 और 1 इधर जो हुआ वो उसकी क्रॉस एंट्री आप कंसाइनी के अकाउंट में करोगे तो कंसाइनमेंट का अकाउंट बन जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट से ऊपर से कंसाइनी का अकाउंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो ये हो गया इधर क्रेडिट, वहाँ पे डेबिट था, इधर क्रेडिट हो गया, यहाँ पे बैड डेब्ट्स, यहाँ पे कमीशन। और जो BR मतलब जो उसने एडवांस दिया है वो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आएगा। उसने जो एडवांस दिया है वो चाहे बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट हो सकता है, चेक हो सकता है, कैश हो सकता है, कुछ भी, वो इधर आएगा। बराबर है, देखा आपने? फिर से मैं बता दूं, देखो ये कंसाइनमेंट अकाउंट था। कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ पे कंसाइनी के एक्सपेंस जो थे डेबिट थे, बैड डेब्ट्स डेबिट था, कमीशन डेबिट था। तो ये तीनों चीज़ें कंसाइनी के अकाउंट में क्या होगी, क्रेडिट। और ये कंसाइनी में यहाँ पे जो सेल्स जो क्रेडिट है वो कंसाइनी के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे हो गया उसका सेल, और इसका जो डिफरेंस बनेगा वो आएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो इस तरीके से कंसाइनी का अकाउंट बन जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट मेन अकाउंट है वो आपको आ गया, उसके अंदर से क्रॉस एंट्री करो, कंसाइनी अकाउंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। तीसरा अकाउंट बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये अकाउंट जो है ओनली फॉर जो जितना भी गुड्स हमने भेजा है उसके लिए है, उसका भी एंट्री सीधा हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट से क्रॉस ही होता है। कंसाइनमेंट में हमने पहले ही एंट्री की थी, देखो यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये दिया था। अब इधर ये डेबिट किया है तो इसी अकाउंट में वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, इधर आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रॉस एंट्री होगी ना, पोस्टिंग ही की मैंने खाली, वो कुछ नहीं किया। और इसका डिफरेंस जो भी आएगा वो कहाँ चला जाएगा, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट हमें बनाने हैं कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन के लिए इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, दूसरा स्टेप है, पहले लेजर बना दिए हमने, दूसरा स्टेप है कैलकुलेशन। अब देखो एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दो मैंने बताए थे। अब एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखो। एबनॉर्मल लॉस जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब वो लॉस ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली हुआ है, बराबर है, तो उसका मतलब केयरलेस से हुआ है, हमने ध्यान नहीं रखा, उसके हिसाब से हुआ है, तो वो जो लॉस है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। उसका इंश्योरेंस भी लिया गया होता है तो वो रिकॉर्ड करेंगे। नॉर्मल लॉस है उसकी कुछ एंट्री होती नहीं है, क्योंकि वो तो पता ही है कि वो लॉस होना ही वाला है। चलो, तो एबनॉर्मल लॉस कैसे करेंगे, सबसे पहले फेस वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके ऊपर खर्चा लगा है किसका, कंसाइनर का, माल भेजा तो खर्चा लगा ना, तो वो उसमें प्लस करेंगे। और प्लस कैसे करेंगे, प्रोपोर्शनेट, देखो यहाँ पे वर्ड प्रोपोर्शनेट। मानो कि मैंने 5 लाख का माल भेजा, बराबर है, तो खर्चा कितना होगा, 5 लाख का ही होगा, बराबर। जब मैंने यहाँ से माल भेजा कंसाइनर ने तो 5 लाख का भेजा था, तो 5 लाख के ऊपर ही खर्चा लगेगा। पर अब रास्ते में लॉस हुआ है या फिर कंसाइनी के गोडाउन में जाके लॉस हुआ है, कहाँ पे लॉस हुआ है, उस हिसाब से देख के फिर उसका प्रोपोर्शनेट एक रेशियो निकालना पड़ता है, उस हिसाब से उसके खर्चे यहाँ पे ऐड हो गए, बराबर। क्लेम्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया वो भी माइनस करेंगे यहाँ पे, और फिर उसका लॉस निकालेंगे। एबनॉर्मल लॉस जो है वो इस तरीके से होगा कि 5 लाख का माल भेजा था मैंने, उसमें से 1 लाख का माल बिगड़ गया या तो कुछ लॉस हुआ, यानी कि कुछ एक्सीडेंट के अंदर हुआ, तो मैंने जब खर्चा किया था तो कितने पे किया था, 5 लाख पे,
जब माल भेजा तब, तो वो पूरे पूरे यहाँ पे ऐड नहीं करने हैं। फेस वैल्यू हो गई 1 लाख रुपया, 5 लाख के लिए 5,000 का खर्चा किया था मैंने, तो 1 लाख के लिए कितना, ऐसा प्रोपोर्शनल निकाल के उसमें खर्चा ऐड करना है। तो हो गया टोटल लॉस, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देती है वो माइनस करेंगे, तो बाकी जो बचा वो हो जाएगा नेट लॉस। अब हो गया क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि कंसाइनी के पास कितना स्टॉक पड़ा है। उसमें हम कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, जितने यूनिट हमने पहले भेजे हैं वो निकालेंगे, यूनिट वाइज निकालेंगे, वैल्यू नहीं। जो भी प्रोडक्ट दिया है उसका, यानी कि कोई लीटर होगा, कोई केजी होगा, कुछ भी यूनिट होगा उसका, वो यूनिट वाइज कितने हमने पहले तो सेंड किए थे वो करेंगे। उसमें से जितने भी एब नॉर्मल लॉस हुआ, रास्ते में लॉस हुआ या तो गोडाउन में हुआ, कुछ भी हुआ, वो माइनस करेंगे। नॉर्मल लॉस जो भी होने वाला था वो हम माइनस करेंगे, और सेल्स कितना हुआ वो माइनस करेंगे। तब मिलेगा हमको पहले क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट, कितने यूनिट बचे वो मिलेंगे। अब जो भी यूनिट मिले उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी टोटल वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे भी कंसाइनर के एक्सपेंस जो है वो प्लस करेंगे, वो भी कैसे, प्रोपोर्शनेट। जितने हमने भेजे थे उतने तो बचे नहीं है, तो भेजे थे जब कितना खर्चा किया था, अब जितने बचे हैं उसके ऊपर कितना खर्चा लगेगा वो प्रोपोर्शनेट हम देखेंगे कितना होगा, और दूसरा प्लस करेंगे। फिर अभी कंसाइनी का भी एक्सपेंस प्लस करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक गिन रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक तो कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा है, तो उसके भी खर्चे उसमें लग गए, तो वो भी प्लस होगा। हाँ, और ध्यान रखना है इसमें कंसाइनी के एक्सपेंस जब आप काउंट करोगे तो उसमें रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ सेलिंग एक्सपेंस लेना नहीं है। उसने जो भी माल रिलीज करने के लिए जो भी खर्चा किया है वही आएगा, बराबर, और कोई खर्चा उसमें ऐड करना नहीं है। आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ क्लोज। तो ये दो टाइप की कैलकुलेशन कर रही हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स जो भी है इस मेथड के वो आप लिख लेना, नोट्स बना लेना और समझ लो बराबर से। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे करेंगे, तो इफ द कंटेंट्स एनी डैमेज गुड्स रिक्वायर रिपेयर्स देन द एस्टिमेटेड रिपेयरिंग एक्सपेंस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ऐसा दिया गया है कि जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से इतने के माल के अंदर रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिपेयरिंग की जो भी कॉस्ट है वो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में से माइनस करना है। और कंसाइनी के जो भी एक्सपेंस करने हैं उसमें से रिकरिंग एक्सपेंस ओनली एडेड, बराबर है। यानी कि कंसाइनी के दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग। नॉन रिकरिंग यानी क्या, तो द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनी टिल द गुड्स रीच हिज गोडाउन, उसके गोडाउन तक पहुंचने के लिए जो भी खर्चा हुआ उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, जैसे कि ऑक्ट्रॉय, कस्टम, कैरेज इन बोर्ड, क्लियरिंग एक्सपेंस एटसेट्रा। वंस द गुड रीच गोडाउन देन द एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी आर रिकरिंग। उसके बाद जो भी खर्चा उसने किया, मतलब गोडाउन का रेंट दिया, इंश्योरेंस लिया, ऑफिस एक्सपेंस हुआ, सेलिंग एक्सपेंस हुआ, वो सारे कौन से खर्चे हैं, रिकरिंग, बराबर है। तो वो रिकरिंग एक्सपेंस जो है सॉरी यहाँ पे मेरा एक टाइपिंग में एरर है, यहाँ पे नॉन रिकरिंग आएगा, रिकरिंग नहीं आएगा, ध्यान से आप देख लेना। 1 मिनट में यहाँ पे करेक्शन कर कभी गड़बड़ हो जाती है। ओनली कंसाइनीज नॉन प्रोपोर्शनल नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ओनली एडेड, बराबर है। रिकरिंग एक्सपेंस यहाँ पे ऐड नहीं करने हैं आपको। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है आपको कौन कौन से रिकरिंग है और कौन कौन से नॉन रिकरिंग है। इससे पहले के जो स्लाइड थी उसमें भी मैंने यहाँ पे दिया ही था आपको एक्सेप्ट रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है, रिकरिंग एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस के बिना, यानी कि नॉन रिकरिंग जो है वही आपको इधर लेना है, ठीक है। तो ये सब जो खर्चे हैं वो ही आपको ऐड करना है, ये खर्चे जो है वो आपको ऐड करना नहीं है। तो भी आपको एग्जाम में एग्जाम्पल में दिए है वो आपको ध्यान रखना। एडवर्टाइजमेंट हो गया, कमीशन, जनरल
और डेली क्रेडिट वो हमने पहले भी बात की, जनरल जो होता है वो टोटल सेल्स पे करेंगे हम, और जो डेली क्रेडिट होता है ओनली क्रेडिट सेल पे करेंगे। डेली क्रेडिट कमीशन जो है वो तभी करेंगे जब आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तभी करना है, बाकी नहीं करना है, बराबर है। और इसकी एंट्री यानी कि जब डेली क्रेडिट कमीशन होता है तो वो क्रेडिट सेल पे होता है, और क्रेडिट सेल पे होता है तो बैड डेब्ट्स का जो लॉस है वो कौन बियर करेगा? कंसाइनी। तो इस केस में आपको बैड डेब्ट्स की कोई भी एंट्री कंसाइनर की बुक्स में करना नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में आपको डेली क्रेडिट कमीशन दिया गया है और कंसाइनी के कोई भी कस्टमर को क्रेडिट सेल किया और उसका बैड डेब्ट्स हुआ तो उसकी एंट्री हमें करनी नहीं है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। क्यों? क्योंकि उसको जो भी खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, वो कौन बियर करने वाला है? कंसाइनी। वो खुद अपने रिस्क पे वो करने वाला है, तो वो हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में कहीं पे भी आएगा नहीं। वो बैड डेब्ट जो है वो कंसाइनी की है, हमारी कंसाइनमेंट की नहीं है, ठीक है। चलो बैड डेब्ट्स क्या होता है? तो बैड डेब्ट्स में दिया गया कि इफ नो डेली क्रेडिट कमीशन इज गिवन देन द कंसाइनर बियर द लॉस ऑफ बैड डेब्ट्स। अगर डेली क्रेडिट कमीशन आपको कोई भी एग्जाम्पल में नहीं दिया है तो वो कंसाइनर ही बियर करेगा, तो उसकी एंट्री आएगी। और वो कहाँ पे आएगी? डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड द कंसाइनी अकाउंट फॉर द रिकॉर्डिंग बैड डेब्ट्स। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और कंसाइनी का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय द कंसाइनी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कंसाइनर। अच्छा, अब डेली क्रेडिट कमीशन नहीं है वो भूल जाओ, पर ओनर ने किसी का रेफरेंस दिया है कि मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं तो उसको क्रेडिट सेल कर, यानी कि रिकमेंडेशन दिया है, देन द बैड डेब्ट्स इज दैट केस मस्ट बोर्न बाय कंसाइनर। उस केस में कंसाइनर ही बैड डेब्ट्स का लॉस बियर करेगा, कंसाइनी करेगा नहीं, भले ही डेली क्रेडिट कमीशन हो फिर भी। बट शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ओनर, ओनर के रिकमेंडेशन पर ही उसने क्रेडिट सेल किया हो तो। लॉस, दो टाइप के लॉस है, हमने पढ़ लिया आगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल जो लॉस होता है उसकी कोई एंट्री होगी नहीं, और नॉर्मल लॉस जो होता है वो अनअवॉइडेबल होता है, बराबर, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ओनली क्लोजिंग स्टॉक काउंट करने के टाइम वो खाली माइनस होगा, जितने भी यूनिट कम हुए उतना माइनस होगा। एबनॉर्मल जो लॉस होता है उसकी कैलकुलेशन होगी, बराबर है, उसकी कैलकुलेशन होगी, बराबर है। तो वो किस तरह से होगी? नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू। ये जो फॉर्मूला है ना वो आपको समझना है खाली अभी यहाँ पे, वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही यूज़ करेंगे तब हम समझेंगे। अभी वो मतलब कैलकुलेशन जो है ना वो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ आएगा। मतलब आपको खाली ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है समझाता हूँ। कॉस्ट वैल्यू इनटू नॉर्मल लॉस के यूनिट और सेंट यूनिट, जितने यूनिट हमने सेंड किए थे, इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट और सेल्स के यूनिट। इस फॉर्मूला से हमको डायरेक्ट नॉर्मल लॉस मिल जाता है। एक ऑप्शनल है फॉर्मूला, हम देखेंगे इसके डायरेक्ट, इसके अलावा भी हम डायरेक्ट नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने जो भी पढ़ा है वो आपको ध्यान से इसकी नोट्स बना लेना है, कैलकुलेट करना है, बराबर है। बहुत ही अच्छी तरह से हमने ये नोट्स मतलब मेथड पढ़ा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन पर आएंगे और सीधा उसका प्रैक्टिस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।